हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि सहसंबंध क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, मनोविज्ञान हो, शिक्षा शास्त्र हो या सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे विषयों के अभ्यास में कई बार समाज में या व्यक्ति से संबंधित जो भी उद्दीपक है या चर है, जैसे हम कहते हैं वेरिएबल, उसका विभिन्न तरीके से संशोधन या अभ्यास होता है। कई बार संशोधन की आवश्यकता होती है कि हम दो विभिन्न उद्दीपक अर्थात दो विभिन्न चरों में एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध उन उद्दीपकों का है या वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसकी खोज करना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में सहसंबंध की गणना की जाती है। सहसंबंध अर्थात कोरिलेशन ये निर्देशक होता है कि दो उद्दीपक जो संशोधन में लिए गए हैं या जिनका अभ्यास हो रहा है, जिनके विषय में जानकारी इकट्ठा की गई है, क्या वो दो उद्दीपक एक दूसरे से संबंधित है, और अगर वो संबंधित है तो किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है। सहसंबंध के कुल 3 प्रकार होते हैं, उसे हम जानेंगे। सहसंबंध के पहला प्रकार होता है धनात्मक, जिसे हम कहते हैं धनात्मक सहसंबंध अर्थात पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा प्रकार होता है ऋणात्मक सहसंबंध अर्थात निगेटिव कोरिलेशन। और तीसरा होता है शून्य सहसंबंध अर्थात जीरो कोरिलेशन या नल कोरिलेशन। सहसंबंध का एक उदाहरण हम देख सकते हैं ताकि हम ये 3 प्रकार भी समझ पाए। सिंपल सा उदाहरण हो सकता है कि जैसे अभी गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, गर्मी के दिनों में पानी की जरूरत बढ़ती है, पानी की खपत ज्यादा होती है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है बारिश के दिनों की तुलना में या विंटर के दिनों की तुलना में समर डेज में तापमान जो है वो ऊपर ऊपर जा रहा है। जितना तापमान ऊपर जाता है पानी की खपत भी बढ़ती है और इवेपोरेशन मतलब बाष्पीभवन भी अधिक होता है। तो जमीन में जो पानी की उपलब्धता है वो घटती जाती है। मतलब तापमान ये एक उद्दीपक और पानी की उपलब्धता ये दूसरा उद्दीपक अगर हम माने, तो जैसे तापमान बढ़ने लगता है वैसे उसी प्रकार से जो पानी की उपलब्धता है वो घटने लगती है। मतलब यहाँ एक उद्दीपक धीरे धीरे अगर बढ़ता है तो दूसरा उद्दीपक धीरे धीरे घट रहा है। मतलब इन दोनों में किस प्रकार का सहसंबंध है। तो ये दो उद्दीपक अगर हम लेते हैं तो तापमान बढ़ रहा है और पानी की उपलब्धता कम हो रही है। तो एक उद्दीपक जिस दिशा में जा रहा है दूसरा उद्दीपक उसके विरुद्ध दिशा में जा रहा है। मतलब यहाँ पर ऋणात्मक सहसंबंध दिखाई दे रहा है। जैसे कि बारिश के दिनों में अगर हम यही उदाहरण लें, तो जितना बारिश का प्रमाण बढ़ेगा उतना ही जमीन में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। मतलब एक उद्दीपक जितना बढ़ेगा उसी मात्रा में दूसरा भी उद्दीपक बढ़ रहा है। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी में जमीन के अंदर जो पानी की उपलब्धता है उसकी लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगी। कम बारिश होगी तो कम बढ़ेगी, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ दोनों उद्दीपक एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। और शून्य सहसंबंध वो होता है जहां एक उद्दीपक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, उसका दूसरे उद्दीपक पर कोई भी परिणाम नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सहसंबंध के 3 प्रकार होते हैं, ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज है जिसे कहते हैं सहसंबंध गुणांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट अर्थात सहसंबंध गुणांक ये सहसंबंध दर्शाने का एक इंडिकेशन होता है या निर्देशक होता है या उसका एक माप होता है। सहसंबंध गुणांक ये कभी भी +1 और -1 के बीच में ही रहेगा। +1 से 0 तक रह सकता है, 0 से -1 तक रह सकता है। अगर किसी भी कैलकुलेशन में आपका सहसंबंध गुणांक +1 से अधिक आ रहा है या -1 से अधिक आ रहा है, मतलब +1.5, 2.1, 3, इस प्रकार का अगर उत्तर आपका सहसंबंध गुणांक का आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सहसंबंध गुणांक का जो माप है वो -1 से +1 तक ही है, उससे अधिक सहसंबंध गुणांक नहीं आ सकता है। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें हमने समझी कि सहसंबंध के प्रकार और सहसंबंध गुणांक क्या होता है।
अब हम सहसंबंध की गणना करने की एक विधि सीखेंगे, जो विधि है क्रमभेद पद्धति। सहसंबंध की गणना करने की अनेक विधियां उपलब्ध है, उसमें से हम एक विधि सीखेंगे जिसे कहते हैं क्रमभेद पद्धति। ये जो क्रमभेद पद्धति है सहसंबंध की गणना करने की, ये किसने दी है? तो क्रमभेद पद्धति के जो जनक है वो है स्पीयरमन, और इन्होंने सहसंबंध गुणांक जो अंततः निकलता है उसके लिए एक विशेष चिन्ह या उसे एक नाम दिया है, जिसे कहते हैं, अगर देवनागरी में लिखे तो रो और इंग्लिश में लिखे तो RH रो, और जिसके लिए ये चिन्ह उन्होंने बताया है। तो जैसे कि स्पीयरमन की क्रमभेद पद्धति का नाम है क्रम और भेद। क्रम मतलब ऑर्डर में लगाना, क्रम से लगाना, और फिर उसमें अंतर देखना, ये इस विधि की विशेषता है। सहसंबंध गुणांक की जब गणना होती है तो जिस प्रकार का डेटा उपलब्ध होता है, वो डेटा एक ही सैंपल पर, मतलब एक ही समूह पर दो उद्दीपकों का डेटा होता है। जैसे कि हमने अभी तापमान और पानी की उपलब्धता का उदाहरण लिया, तो अगर हम इस प्रकार का संशोधन हमें करना है तो हमें ये करना होगा कि हमने कुछ 5 जिलों को निश्चित किया है। जैसे विदर्भ में या नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर शहर में आप 5 एरियाज को डिसाइड कर लीजिए, या 5 से अधिक, जो भी जिस प्रकार की भी संशोधन की आवश्यकता होगी। फिर हर 8-8 दिन के या 15-15 दिन के अंतराल में तापमान में क्या बढ़ोतरी हो रही है उसका रिकॉर्ड निकाला जाएगा, और उन्हीं जगहों का पानी की उपलब्धता का भी प्रमाण निकाला जाएगा। और फिर इन दोनों डेटा सेट में, दोनों जानकारी के जो आंकड़े हैं उनमें सहसंबंध की गणना होगी। अर्थात सहसंबंध की गणना करने के लिए हमें किसी एक ही सैंपल पर जिन दो उद्दीपकों में सहसंबंध देखना है, उन दो उद्दीपकों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो अब हम इस प्रकार का एक डेटा सेट लेते हैं उदाहरण के लिए, और ये देखते हैं कि क्रमभेद पद्धति से हम उन डेटा सेट में सहसंबंध की गणना या निश्चिति किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिखा है छात्र। पहले उदाहरण के लिए हम सिर्फ 5 छात्र इस प्रकार से डेटा सेट लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं उनकी प्रेजेंटी क्लास में, और इसे हम लिख सकते हैं उनके मार्क्स। तो ये दो उद्दीपक है। पहला उद्दीपक है वो क्लास में कितने दिन प्रेजेंट रहे, और दूसरा उद्दीपक है कि परीक्षा में उनका फल किस प्रकार से उनको मार्क्स मिले। तो यहाँ क्योंकि हम 5 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप मान के चलेंगे कि हमारी जो n की वैल्यू है वो हो गई 5। n मतलब कितने प्राप्तांक या कितने सैंपल साइज है। तो यहाँ पर 5 छात्रों के ऊपर हम संशोधन कर रहे हैं अगर, तो हमारी n की संख्या हो गई 5। अब इनका डेटा सेट देखते हैं। तो एक 30 दिन की क्लास में ये इस प्रकार से इनकी उपस्थिति हम दर्शा रहे हैं, और उन्हीं छात्रों के लिए एक रोल नंबर, दो रोल नंबर जिन छात्रों का है, उन्हीं के परीक्षा के जो परिणाम है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। इस प्रकार का डेटा सेट हमारे साथ पास होगा तो हम क्रमभेद पद्धति से सहसंबंध की गणना करने के जो है वो स्टेप्स आगे देखते हैं। क्योंकि ये क्रमभेद पद्धति है तो बहुत ही निश्चित है कि हमें सबसे पहले जो है वो क्रम लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम रैंक, अर्थात जिसे हम कहते हैं क्रम, तो पहला रैंक मतलब पहले उद्दीपक को हम रैंकिंग देंगे। तो पहला कॉलम मैंने बना लिया है जिसमें मैंने लिखा है रैंक 1, हम इसे शॉर्ट में R1 भी लिख सकते हैं। अब इस कॉलम में मुझे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो संशोधन में निहित मेरे डेटा सेट में पहला उद्दीपक है, उसके जो भी आंकड़े होंगे उनको मैंने रैंक देना है और उसे R1 की कॉलम में लिखना। रैंक देते समय सबसे जो बड़ी संख्या है उसे हम पहला नंबर देंगे, उसके बाद जो छोटी संख्या है उसे दूसरा रैंक देंगे, इस प्रकार से। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 25, तो मैंने इसे 1 नंबर दे दिया। उसके बाद आती है 24, उसे दूसरा क्रम दे दिया। फिर है 20, तीसरा क्रम आएगा। 15 को चौथा क्रम आएगा और 10 को 5वां क्रम आएगा।
बहुत आसान है। इस प्रकार से मैंने पहले उद्दीपक के, यहाँ ये दूसरे उद्दीपक के आंकड़े बीच में ध्यान में नहीं लाने हैं, नहीं तो आपको संभ्रम हो जाएगा। पहले उद्दीपक को मैंने क्रम दे दिए। अब पहले उद्दीपक को ढक देना है, इनके तरफ ध्यान नहीं देना है। अब जो दूसरे उद्दीपक के आंकड़े हैं उनको क्रम देना है R2 के कॉलम में, मतलब रैंक 2। अब इन आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा आंकड़ा है 1, उसके बाद दूसरा है फिर है 3, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं ताकि उपलब्ध जगह में हम उसे समझने की कोशिश कर सके। एक कक्षा में 5 स्टूडेंट्स है, उन 5 स्टूडेंट्स का मैं यहाँ डेटा ले रही हूँ, मतलब जो n की मेरी संख्या है वो है 5। तो जो 2 उद्दीपक मैंने संशोधन के लिए चुने हैं वो है कक्षा में उनकी प्रेजेंटी, कितने बच्चे कितने दिन क्लास में आए, और उनके परीक्षा में कितने मार्क्स आए। इन 2 उद्दीपकों में सहसंबंध है क्या, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला रोल नंबर जिस बच्चे का है वो कक्षा में कुछ 20 दिन उपस्थित रहा, दूसरा 15 दिन था, तीसरा 10 दिन था, 25 दिन। इस प्रकार से ये डेटा सेट पहले उद्दीपक का है। अब इनके मार्क्स भी देखते हैं। ये परीक्षा में उन्हीं बच्चों को मिले हुए मार्क्स हैं। अब क्योंकि ये क्रमभेद पद्धति है, सबसे पहले स्टेप में हमें पहले उद्दीपक के जो आंकड़े हैं उन्हें क्रम से लगाना है। क्रम से लगाना नहीं है, उन्हें क्रम देना है। दूसरे स्टेप में हम दूसरे उद्दीपक के आंकड़ों को या डेटा को क्रम देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहली स्टेप में मैं लिख रही हूँ R1। जहां मैं R1 लिख रही हूँ, मुझे अपेक्षित ये है कि ये प्रेजेंटी के जो आंकड़े हैं, जो पहला उद्दीपक है उसमें जो आंकड़े हैं उनको मैंने क्रम देना है। जो सबसे बड़ा आंकड़ा होगा, सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा नंबर जो होगा उन्हें मैं एक क्रम दूंगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ मैं एक संख्या बढ़ा लेती हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार एक ही डेटा सेट में एक ही नंबर 2 बार आता है, तो उसको किस प्रकार से रैंकिंग करना है ये भी हमें समझना है। इसलिए यहाँ पर मैंने 30 का जो नंबर है वो 2 बार ले लिया है, उसे कैसे रैंक देना है ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले R1 में मुझे ये प्रेजेंटी के जितने भी नंबर्स है उनको बड़ी संख्या को एक क्रम, इस प्रकार से क्रम देने हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 25, उसको क्रम आ गया 1, 23 को आ गया 2, उससे छोटा है 20, उसे आ गया 3, 15 को आ गया 4 और 10 को आ गया 5। आप यहाँ पर 5 ही छात्र है, कई बार 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो क्रम देते समय हम ठीक से दे रहे कि नहीं, इसे ध्यान रखने के लिए ट्रिक आप याद रखेंगे। जितना भी आपका n का नंबर है उतने रैंक आपके बैठने ही चाहिए। ठीक है, इस ट्रिक को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी आंकड़ा आपका क्रम देने से छूट नहीं जाएगा। ये मैंने R1 में पहले उद्दीपक का जो डेटा सेट था उसको मैंने क्रम दे दिए। अब उसी प्रकार से दूसरे डेटा सेट में मैंने क्या करना है, R2। तो दूसरे डेटा सेट के मतलब मार्क्स के जो आंकड़े हैं उनको मैंने क्रम देना है। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा है 50, जिसको मैंने एक क्रम दे दिया। उससे छोटा है 42, 42 उसको 2 दे दिया। फिर है 40, उसको मैंने 3 दे दिया। अब बचे हुए जो 2 आंकड़े हैं जो मैं कह रही थी, अब यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ 2 आंकड़े हैं जो कि एक ही संख्या है किंतु वो 2 बार है। अब ऐसा मान के चलिए कि यहाँ ये 30 2 बार नहीं होता, समझो एक जगह 35 होता और एक जगह 30 होता, तो मैं 35 को 4 नंबर देती और 30 को 5 नंबर देती। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही नंबर 2 बार आया है। अब क्योंकि ये समान वैल्यू है तो मैं इन्हें 2 अलग नंबर भी नहीं दे सकती, और मैं किसी को छोटा बड़ा दूं तो वो भी ठीक नहीं होगा। अब ऐसे समय क्या करना है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। यहाँ पर संख्या 2 बार आई है, कभी हो सकता है कि 3 बार भी हो। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, जो भी संख्या 1 से अधिक बार आई है उन्हें स्वाभाविक रूप से कौन से क्रम जा रहे हैं पहले वो निश्चित करना है। मतलब क्या,
अब यहाँ मैंने 1, 2 और 3 रैंक दे दिए हैं और आगे 2 संख्या है, एक संख्या है जो 2 बार है, मतलब 2 क्रम देने हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैं 1, 2, 3 ये क्रम दे चुकी हूँ, तो आगे वाली 2 संख्याओं को क्रम जाता है 4 और 5। अगर एक और बार होता तो क्रम जाता 6। तो यहाँ इनको जा रहा है 4 और 5, पर मैं दोनों को 4 नहीं लिख सकती और दोनों को 5 भी नहीं लिख सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या करना? जो 2 क्रम उन 2 संख्याओं को आ रहे हैं उसकी औसत निकालनी है। मतलब किसी को भी 4 नहीं देना है, किसी को भी 5 नहीं देना है, उनका जो औसत होगा वो वैल्यू दोनों को देना है। औसत निकालने के लिए इन 2 क्रम को टोटल करना है और क्योंकि हम 2 आंकड़ों की टोटल कर रहे हैं, औसत निकालने के लिए उसे 2 से भाग देना है। तो 4 + 5 हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2, तो उत्तर आता है 4.5। तो ना मैं इस 30 को 4 क्रम दूंगी, ना ही इसको 5 दूंगी, मैं दोनों को क्रम दूंगी 4.5। तो यहाँ आ गया 4.5, यहाँ भी आ गया 4.5। ये थोड़ा ट्रिकी है, जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपको इस प्रकार का गणित आए, पर क्योंकि हम इसे प्रोसीजर के लिए सीख रहे हैं तो हमें प्रोसीजर जो है वो पूरा पता होना आवश्यक है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। आप इसे प्रैक्टिस करके देखिएगा। 3 बार अगर संख्या आती है तो किस प्रकार से हो सकता है उसे भी सोचिएगा। कुछ आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर जरूरत हो तो हम विस्तार से इसमें बात करेंगे। अब यहाँ पर मैंने रैंक 1 में नंबर दे दिए हैं, रैंक 2 में भी मैंने नंबर दे दिए हैं। अब क्योंकि क्रम भेद पद्धति, तो क्रम हो गए, रैंक दे दिए, अब निकालना है भेद मतलब अंतर। भेद को हम लिखेंगे डी। डिफरेंस निकालना है, डी है डिफरेंस। डिफरेंस किस में निकालना है? R1 और R2 में डिफरेंस निकालना है, तो R1 माइनस R2 यहाँ में करना है। ठीक है, R1 माइनस R2 मैं यहाँ लिख देती हूँ। डिफरेंस कैसे निकलेगा? R1 माइनस R2। अब 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4.5 4.5 गए जाएंगे तो आएगा 0.5, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आएगा -2.5। ठीक है, अब यहाँ अगले स्टेप में जो करना है वो निकालना है डी स्क्वायर, डी का वर्ग करना है। डी में कौन सी संख्याएं है? 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 5 का 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 2.5, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6.25। तो ये डी स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाल ली है। नीचे हमें क्या निकालना है? समेशन डी स्क्वायर। इसको टोटल कर लेते हैं। 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 4 12, तो उत्तर आया है 12.75। ये किसका उत्तर है? समेशन डी स्क्वायर। तो इसमें हमें ए की वैल्यू निकालनी है, इसको अब हम सूत्र में रखेंगे। मैं थोड़ा इसे मिटा देती हूँ, वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा। सूत्र लिखेंगे, उसमें उत्तर वैल्यूज डालेंगे और फिर हम उत्तर की गणना करेंगे और अंत में हमें ये भी बताना है कि सहसंबंध धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अब स्पीयरमैन ने जो बताया है कि रो, जिसे हम कहते हैं सहसंबंध गुणांक, इसका क्रमभेद पद्धति से कैलकुलेशन करने का सूत्र है 1 माइनस इन ब्रैकेट 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे, इसमें 2 ही वैल्यूज रखनी है, एक समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू है और एक n की वैल्यू है। तो गणित में क्योंकि 5 छात्र थे, हमारा n है 5 और समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 12.75। 1 माइनस 6 इंटू 12.75 अपॉन n की वैल्यू है 5, 5 n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 5 का वर्ग माइनस 1। अब इसको टोटल करते हैं। 6 इंटू 5 0 3 5 एक आ जाएगा ऊपर 6 और 6 7 76.50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 25 माइनस 1। इसको आगे बढ़ाते हैं।
76.50 upon 5 into 24. 1 minus 76.50 upon 120. 20 जब हम करते हैं तो उत्तर आता है 0.63। और जब हम एक से इसे माइनस करते हैं 0.63 को, तो क्योंकि एक संख्या बड़ी है, उत्तर आता है 0.37। तो हमारी सहसंबंध गुणांक की संख्या कितनी आई? 0.37। अब हमें ये सहसंबंध गुणांक की गणना तो हमने कर ली। अब अंत में हमें ये बताना है कि ये धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक सहसंबंध। तो सहसंबंध गुणांक अगर संख्या प्लस में आती है, धन संख्या आती है, तो वो धनात्मक सहसंबंध होता है। अगर संख्या ऋण आती है, मतलब माइनस में आती है, तो वो ऋणात्मक सहसंबंध है। तो यहाँ पर क्योंकि ये उत्तर प्लस में आया है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर धनात्मक सहसंबंध दिखाई देता है। गणित के अंत में आपको लिखना आवश्यक है कि जो दो उद्दीपक हमने गणित में लिए थे, जैसे यहाँ पर था कि उपस्थिति और परीक्षाफल, तो आप अंततः लिखेंगे सहसंबंध गुणांक 0.37 आया है, इसलिए उपस्थिति और परीक्षाफल में धनात्मक सहसंबंध दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपको सिर्फ सहसंबंध गुणांक की संख्या नहीं निकालनी है, आपको सहसंबंध किस प्रकार का दिख रहा है ये भी बताना है, तभी आपका गणित जो है वो प्रोसीजर जो है वो पूरी होती है। तो एक बार इसे रिवाइज करके जरूर देखिएगा, और आपकी कुछ भी क्वेरीज और डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिएगा, हम उस पर विस्तार से बात करेंगे।